तो कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने एम्प्लॉयमेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर जो है उसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने एम्प्लॉयमेंट से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स या एस्पेक्ट्स पहलुओं को हमने जाना था, पढ़ा था। जिसमें हमने पढ़ा था कि वर्कर क्या होता है, वर्कर के कितने टाइप्स होते हैं, हायर्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे देश में जो वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज मेल में, फीमेल में क्या है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में क्या है, और हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, कितना परसेंटेज है। और इसके बाद हमने पार्टिसिपेशन रेट भी देखा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई, वर्क फोर्स, ये सब क्या होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना, हमने इसको देखा था कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं। तो जैसा कि दिख रहा है कि 44% लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में लगभग, और 24% सेकेंडरी में, और 31% सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये, इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो है एग्रेरियन है, एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में कम है इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अभी तक हम नहीं बना पाए हैं, हमारा रूरल एरिया है ज़्यादातर, और हमारा एजुकेशन और स्किल भी कम है, लो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर कम है, एग्रीकल्चर में जो है जॉब्स लोग ज़्यादा लगे हुए हैं और इनकम कम है, क्योंकि एजुकेशन और स्किल में कि उसमें कम रिक्वायरमेंट होती है। ये सब हमने देखा था। इसके बाद हम अब करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स, रूरल अर्बन वर्कफोर्स, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीन सेक्टर होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीनों में क्या क्या इनका वो है, रेशियो है। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं इसका एक बार डायग्राम बनाऊं आपके सामने, और एक ये बार डायग्राम बना दूं, और एक ये बार डायग्राम बना दूं, ये अभी मैं इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। जैसे हम इसमें देखते हैं इमेज में, तो रूरल एरिया है और ये अर्बन एरिया है। रूरल एरिया में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा लोग 59%, सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं जो है 20% लोग, और 19% लगे हुए हैं सर्विस सेक्टर में। तो इससे हमें क्या दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं रूरल एरिया में, गांव के इलाकों में। क्यों? कि गांव के इलाके में जो है इंडस्ट्रीज और सर्विसेज कम होती है, इसीलिए वहाँ पर लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, है ना। दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत कम लोग लगे हुए हैं, इसी तरह सर्विस सेक्टर में भी कम लगे हुए हैं। बात करते हैं अर्बन एरिया के, शहर की, तो प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम लगे हुए हैं, क्योंकि शहरों में जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से जुड़े जो काम होते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री या फिर पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह, ये सब इसमें कम लोग लगे हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर शहरों में कम होता है ये। जबकि सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए 34%, और सबसे ज़्यादा लगे हुए सर्विस सेक्टर में। तो हमें ये पता लग गया कि अर्बन और सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर क्यों लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा होती है, स्किल्स ज़्यादा होती है ना, एजुकेशन ज़्यादा होती है और स्किल्स ज़्यादा होती है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उनको सर्विस सेक्टर में काम मिल जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर कंपनीज़ भी ज़्यादा होती हैं जिनमें सर्विस सेक्टर में वो जॉब उनको मिल जाती है। इस तरह जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादातर, फैक्ट्रीज़ भी ज़्यादातर शहरी इलाकों में लगती हैं, और बैंक्स वगैरह, ये जितनी भी सर्विसेज होती हैं, मॉल्स वगैरह, ये भी ज़्यादातर सर्विस यहाँ पर होते हैं शहरों में, तो इसलिए वहाँ पर सर्विस सेक्टर की जॉब ज़्यादा निकलती हैं। अब देखो, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन निकल कर आई हैं। पहला तो ये कि जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया जो है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग किस में लगे हुए हैं, सर्विसेज सेक्टर में। क्योंकि जो अर्बन एरिया होता है ना, उसमें लोग ट्रेड, कॉमर्स, और किसमें, बैंकिंग, इंश्योरेंस और हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़्म, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट सर्विसेज, अदर सर्विसेज में ज़्यादा लगे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ना, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ भी, एम्प्लॉयमेंट भी उनको ज़्यादा मिलता है, और जो है इस जो शहर के लोग होते हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। तो वो ज़्यादातर सर्विसेज, एजुकेशन, टूरिज़्म और हेल्थ सर्विसेज को इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए उनका खर्चा, उस पर एक्सपेंडिचर इन पर ज़्यादा होता है। एक्सपेंस जो होता है इज़ मोर ऑन दीज सर्विसेज, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी साइड, अगर हम देखें तो इसमें हम देखें रूरल एरिया में, तो क्या होता है रूरल एरिया में, जो ये अदर सर्विसेज हैं,
जिसे हम कहेंगे अदर, ये जैसे प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अलावा ऑल्टरनेटिव जो है वो नहीं होता है, ऑल्टरनेटिव जॉब्स जो है वो कम होती हैं, इसलिए उन्हें किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, अपनी खेती बाड़ी पर। तो प्राइमरी सेक्टर में वो लगे रह जाते हैं। दूसरा, वो मोबिलिटी उनकी फ्री मोबिलिटी नहीं होती है ना। मोबिलिटी मतलब इधर उधर जाने की जो है, एक तरह से वो मोबाइल नहीं कर पाते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, गतिशील जिसे बोलते हैं। तो वो इसी वजह से वो अपने गांव में रह जाते हैं और गांव में ही उनको जो भी है वर्क करना पड़ता है, और उन्हें गांव में प्राइवेट सेक्टर में ही, प्राइमरी सेक्टर में ही काम मिलता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है। दूसरी बात, उनके पास एजुकेशन और वो सब नहीं होता, लो एजुकेशन और स्किल, तो इसलिए भी उनको काम ज़्यादा नहीं मिलता। तो इसलिए रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल देख लेते हैं अब। ठीक है, मेल और फीमेल। अब अगर इस पिक्चर में हम देखें तो जो मेल है, मेल में 40% लोग लगे हुए हैं किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, 26% लोग सेकेंडरी सेक्टर में और 32% सर्विस सेक्टर में। तो लगभग ये दोनों तो बराबर हैं, और प्राइमरी सेक्टर में भी कम लोग लगे हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो फीमेल 57% लगभग किस में लगी हुई है, प्राइमरी सेक्टर में, और ये 17% और ये 25%। तो देखा जाए तो फीमेल सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद सर्विस सेक्टर में, और जो मेल है सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद सर्विस सेक्टर में। तो पैटर्न तो सेम है, लेकिन फीमेल जो है मेल से ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में, और फीमेल जो है वो सर्विस सेक्टर में भी ज़्यादा है और इंडस्ट्री सेक्टर में भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, वाई, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो वुमेन है एग्रीकल्चर रूरल एरिया में, वो किस में लगी होती हैं, वो अपने फार्म एक्टिविटीज़ में लगी होती हैं, एग्रीकल्चर में लगी होती है, इसलिए वो ज़्यादा लगी हुई है। दूसरी बात, ये ज़्यादातर जो ये निकल कर आ रहा है, ये उसी से निकल कर आ रहा है। दूसरा, उनकी एजुकेशन और स्किल ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर में उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, हमारा उनको मोबिलिटी है ना, मोबिलिटी इतनी नहीं होती। जैसे मान लो एक वुमेन को जॉब मिल भी रही है तो दूसरे राज्य में मिल रही है, दूर मिल रही है, दूसरे देश में मिल रही है, वो इतनी गतिशील नहीं होती, मतलब वो वहाँ से जाके अपना ट्रैवल करके जॉब कर सकें। तो ये भी एक रीज़न है कि उनको अपने गाँव में ही रहना पड़ जाता है, और प्राइमरी एक्टिविटीज़ या फार्म एक्टिविटी में ही वो रह जाती हैं। दूसरी बात, एक और पॉइंट निकल कर आ रहा है कि आखिर मेल में भी इतना ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में क्यों लगे हुए हैं। तो वही रीज़न है कि एक तो हमारे देश में अभी भी लोग पैट्रियोटिक या फैमिली बिजनेस की वो रहती है कि पूरी फैमिली जो कर रही है उसी में रहते हैं। दूसरी बात, रूरल एरिया में अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अदर जॉब नहीं है। एक ये भी कारण है कि स्किल और एजुकेशन लो है हमारे देश में। तो ये सब कारण मिलके प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा डिपेंडेंट दिखा रहे हैं। और देखो, एक और कारण ये भी है कि फ़ीमेल इतनी ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में क्यों लगी हुई हैं, क्योंकि जब रूरल एरिया में जो फैमिली है, फैमिली की अपनी सब्सिस्टेंस नहीं पूरा हो पाता फैमिली को चलाने के लिए, तो वुमेन को भी काम करना पड़ता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती हैं और फैमिली इनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये इसलिए भी उनको प्राइमरी एक्टिविटी में इंडल्ज होना पड़ता है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कितना चेंज आया है। तो दिख रहा है कि 1951 में अराउंड 72% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थी और 10% सेकेंडरी पर और 17% सर्विस सेक्टर पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1972-73 में 74% ज़्यादा हो गए, 10% सेकेंडरी सेक्टर, 14%, यानी कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में कम हो गया और इसमें प्राइमरी में बढ़ गया। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें 2011-12 और 2017-18, इसमें हम देखें तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट कम होती चली गई और सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंसी या फिर वर्कफोर्स हमारी निकल कर पहुँच गई, और थोड़ा इंडस्ट्री सेक्टर को भी थोड़ा मजबूती मिली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्री सेक्टर में ज़्यादा नहीं आई। यहाँ पर लगभग 40% अराउंड पॉपुलेशन डिपेंडेंट होनी चाहिए, और ये जो एग्रीकल्चर से निकल कर आई पॉपुलेशन वो जो है सर्विस सेक्टर में आ गई। थोड़ा सा इंडस्ट्री सेक्टर में भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी होनी चाहिए थी। तो आज का अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि 2017-18 का डेटा अगर हम देखें तो 44% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, 24% इंडस्ट्री पे और 31% सर्विस सेक्टर पे। तो कह सकते हैं कि ये जो चेंज है वो मॉडेस्ट है, कम है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा चेंज नहीं है। और ये प्राइमरी, सबसे बड़ी बात इसमें है कि प्राइमरी सेक्टर पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम होनी चाहिए थी। इतने ज़्यादा लगभग 44, मतलब लगभग आधी पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर जिसे बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज़। अब देखो, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, तो इसका एक और
एक तो हमें इसमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। तो पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी अभी ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट एक और देखने को मिलता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो उनका पैटर्न था, डेवलप कंट्रीज़ में क्या हुआ कि लोग प्राइमरी सेक्टर से निकल के सेकेंडरी सेक्टर में आए, सेकेंडरी से निकल के टर्शियरी सेक्टर में आए। लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी के केस में प्राइमरी सेक्टर से लोग निकल के सर्विस सेक्टर में आए, सेकेंडरी सेक्टर हमारा टर्शियरी सेक्टर में आए। सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारा वो इतना मजबूत नहीं हुआ जो इतने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पाता। ठीक, तो यहाँ पर एक ये हमारे लिए बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री जो है पिक्चर है एक तरह से। तो ये हमारे लिए एक इशू है। अब देखो इसमें ओनली मोडेस्ट चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स नोट्स वाइज सही हैं तो मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। तो हमें इसको देख के, टेबल को देख के, जो अभी हमने टेबल देखी थी अब इसको यहाँ पर बनाया है, इसमें हमें दिख रहा है कि प्राइमरी सेक्टर पे अभी भी हाई डिपेंडेंसी है और इंडस्ट्रियल सेक्टर अभी भी इतना डेवलप नहीं है। अर्बनाइजेशन हमारे देश में ज़्यादा नहीं हुआ है, रूरल एरिया है, एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाती है और लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल है। और जो सर्विस सेक्टर का इंप्रूवमेंट हुआ है वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी से इंटीग्रेट हुई। और बाहर की कंट्रीज़ को जब यहाँ पर आउटसोर्स करनी होती है कोई सर्विसेज, तो वो यहाँ से आउटसोर्स कराते हैं। आउटसोर्स का मतलब है कि वो अपनी कुछ सर्विसेज यहाँ वाले लोगों से कराते हैं, जैसे कॉल सेंटर खोल देना या कुछ करवा लेना, कुछ काम फ्रीलांसिंग का काम। तो उसकी वजह से हमारा जो सर्विस सेक्टर थोड़ा सा इम्प्रूव कर गया। तो अभी भी हमारी कंट्री को काफ़ी इसमें करने की ज़रूरत है। तो अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉबलेस ग्रोथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। देखो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है जब हमारी GDP बढ़ती है। अब GDP का मतलब क्या होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो कितने देश में हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे मान लो पिछले साल 100 बाइक्स और कार्स वगैरह बनी थी मान लो, और यही हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है। और इस साल अगर हमारी 110 गुड्स एंड सर्विसेज यानी बाइक और कार्स बनती है तो हमारे 10% जो है GDP में इंक्रीज़ हो गया है। ये इसी को GDP ग्रोथ बोलते हैं। अब देखो GDP ग्रोथ अगर हो रही है तो ये जो 10 बाइक एक्स्ट्रा बनी है ना, ये 10 बाइक जो हैं हो सकता है ये किसकी वजह से बनी हो, या तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से बनी होंगी, यानी ज़्यादा लोगों को काम मिला होगा, या हो सकता है ये बनी हो टेक्नोलॉजी की वजह से, है ना। तो हमारे देश के केस में यही हुआ है कि हमारे देश में ग्रोथ तो हुई है, GDP ग्रोथ तो हमने 10%, 8%, 9%, इतनी ज़्यादा हमने GDP ग्रोथ अचीव की। अब हमने GDP ग्रोथ इतनी अचीव की, लेकिन हमें जो GDP ग्रोथ मिली उसके साथ हमें हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनफ नहीं हुआ। यानी एम्प्लॉयमेंट जितना भी जनरेशन होना चाहिए था वो इनफ नहीं था, नॉट इनफ, यहाँ लिख देते हैं नॉट इनफ। ठीक, और इसी की वजह से हमारा बन जाता है जो है जॉबलेस ग्रोथ। यानी जो ग्रोथ हुई वो एक तरह से कैसी हुई, जॉबलेस। ठीक, अब ये जॉबलेस ग्रोथ जो हमारी हुई तो ये हुई किसकी वजह से, ये हुई मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स की वजह से वो जो किया। अब देखो आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि जो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। प्रोडक्शन हो सकता है हमारा या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, है ना। दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और ये जो होती है इसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, इसे बोलते हैं श्रम प्रधान तकनीक। अब जो पूंजी प्रधान तकनीक होती है उसमें ज़्यादातर कैपिटल यानी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादातर लेबर का प्रयोग किया जाता है। अब जो भी कंट्री होती हैं डेवलपिंग या फिर विकासशील, उनमें मोस्टली सलाह दी जाती है, एडवाइस दिया जाता है कि आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करो, कि आप इस वाली टेक्निक का यूज़ करो, इस वाली का। ठीक, लेबर इंटेंसिव, क्योंकि इसमें क्या है ना, लोग ज़्यादा होते हैं, है ना, अनएम्प्लॉयड होते हैं, बेरोज़गार लोग ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होती हैं, पॉवर्टी ज़्यादा होती है। इस तरह की कंट्रीज़ में पॉवर्टी ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, तो ये सलाह दी जाती है। बट हमारे देश के केस में क्या हुआ, हमने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, मशीनों का प्रयोग यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारा कॉन्टीन्यूस, एक तरह से कॉन्टीन्यूस राइज तो हुआ इन GDP, बट वो इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो कहते हैं कि राइज इन एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ज़्यादा नहीं हुआ,
एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इसी को लिख देते हैं इंक्रीज, ये नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये क्या बन गया हमारे देश में, जॉबलेस ग्रोथ। अब क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉबलेस ग्रोथ, तो आप बोलोगे इट इज़ ए सिचुएशन इन विच GDP rises due to technology without much increase in employment। ठीक, विदाउट मच इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब ये हमें समझ आ गया। अब देखो ऐसा होता क्यों है कि हमें टेक्नोलॉजी पर हमें डिपेंडेंट होना होता है। तो देखो जो ग्रोथ प्रोसेस है ना, उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज जब आ जाती हैं तो वो अपना प्रॉफिट देखती हैं, बेनिफिट देखती हैं। तो जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं तो वो क्या देखती हैं, प्रॉफिट। उनको ये मतलब नहीं होता सोशल वेलफेयर से, क्योंकि उनको क्या मतलब है कि आपका समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर उनको प्रॉफिट दिखेगा बियर बनाने में या किसी और में, तो वो तो वही बनाएंगे। तो उनको हाई ग्रोथ चाहिए तो वो टेक्नोलॉजी से मिलेगी उन्हें, तो वो प्रेफर करते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नया कॉन्सेप्ट हमारा आता है कैजुअलाइजेशन। ये कैजुअलाइजेशन क्या होता है, तो पहले लिखते हैं कैजुअलाइजेशन। अब देखो हमने पिछली वीडियो में या पिछले पार्ट में देखा था इसके कि हमारे जो वर्कर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरे कौन से होते हैं, हायर्ड वर्कर्स। दूसरे के पास काम करते हैं, जो अपनी सर्विसेज को रेंडर करते हैं। हायर्ड वर्कर भी दो टाइप के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर या फिर कैजुअल। अब कैजुअल का मतलब होता है जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते, पेंशन नहीं मिलती, है ना, PPF प्रोविडेंट फंड, ये इस तरह के, PPF नहीं कहेंगे, प्रोविडेंट फंड, या फिर उनका जो है इंश्योरेंस, उनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, है ना। वर्किंग आवर्स जो है वर्किंग आवर्स बोल दो, उनको कोई इन्वायरमेंट ठीक नहीं मिलता, यूनियन वगैरह नहीं बना सकते। मतलब जब इस तरह के होता है तो उसे कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है। अब देखो हुआ क्या है, हमारे देश में जो वर्कर का जो रेगुलर हायर्ड वर्कर ये कैजुअल वर्कर का जो रेशियो है वो 1972 में 73 में जो था, कितना था, 23% लगभग, है ना, जो कि बढ़कर हो गया 2011-12 में। 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 2011-12 में बढ़कर हो गया वो 30%, और 2017-18 में हो गया 25%। तो बेसिकली ये बढ़ गया। इसी को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन। मतलब हमारा जो परसेंटेज है वर्कर्स में, जो परसेंटेज है वो कैजुअल वर्कर्स का बढ़ गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड का भी वो है, लेकिन ये कैजुअल का बढ़ा है। और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि रेगुलर वर्कर कम है तो इनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी पेंशन, उनका इंश्योरेंस, उनकी काम करने के घंटे, ये सब में जो है उनको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो भी वो बढ़ा नहीं है, वो घट गया है, जो कि 1972-73 में, देखो 72-73 में था, कितना था ये था 61% लगभग, जो कि बढ़कर जो घट गया 2017-18 में देखें हम डायरेक्ट, तो ये हो गया 52%। अब आपको ये डेटा याद नहीं करना है, आपको डेटा गिवन होगा एग्जाम में, आपको उसको एनालाइज करने के लिए वो बोल देगा। तो इसको देखें हम, तो हमें दिख रहा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लोग लगे हुए थे पहले 61% लगे हुए थे, फिर 52% यानी घट गए हैं। तो मतलब ये समझ आ रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड से भी घट गए हैं, वो कैजुअल में बढ़ गए हैं। इसी को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन। क्या बोला जाता है इसको, कैजुअलाइजेशन। यानी हमारे देश में जो रेगुलर वर्क है उसमें लोग कम हो रहे हैं, कैजुअल वर्क में ज़्यादा हो रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअलाइजेशन। तो इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, इट इज़ ए सिचुएशन, पूरा लिख देते हैं चलो, इट इज़ ए सिचुएशन in which percentage of casual worker
in the total workforce tends to increase ओवर टाइम। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया इसका मतलब कैलकुलेशन होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो हायर्ड वर्कर्स हैं, जो रेगुलर वर्कर हैं, हमारे देश में रेगुलर वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। जैसे 1972-73 में लगभग ये 15% थे टोटल वर्कफोर्स में, जो कि बढ़कर हो गए 2017-18 में ये बढ़कर हो गए लगभग 22.8। तो हालांकि ये बड़ा है, लेकिन चिंता का विषय है हायर्ड वर्कर, ये कैजुअल वर्कर्स का बढ़ना। ठीक है, अब देखो ये जो हमने ऊपर अब सारा डेटा देखा, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है या इसके पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अभी भी हमारे देश में जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है कि रूरल एरिया में लोग कहाँ लगे होते हैं, अपने ही फार्म पर लगे होते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे होते हैं। दूसरा, जो हमारे देश में एजुकेशन एंड स्किल जो है वो उसका लेवल जो है वो कम है। इसकी वजह से जो ये है उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं पा पाते वो जो वर्कर्स हैं। और जब ये रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं वर्कर्स शहर में, तो भी उनको जो है रेगुलर वर्क नहीं मिल पाता, उन्हें कैजुअल वर्क मिल पाता है, या फिर उसे कहें डेली वेजेस पे वो उनको काम मिलता है। ठीक है, डेली वेजेस वो बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में जो इंडस्ट्री सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, वो भी इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतना भी डेवलप नहीं हुआ है। दोनों सर्विस सेक्टर दोनों ही, ये लिख दिया है यहाँ पर, देखो ये इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर नॉट डेवलप्ड इनफ, ये उतने डेवलप्ड ही नहीं हुए हैं कि दोनों को, मतलब जो हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है या बेरोज़गार हैं उनको जॉब दे सकें। पांचवा ये है कि अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, ये जो है बहुत ही ज़्यादा है हमारे देश में, जिसकी वजह से इनकी बार्गेनिंग पावर क्या होती है, लो होती है। बार्गेनिंग पावर क्या होती है, पावर लो, जिसकी वजह से जो बॉस होता है या कह लो जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर वो कम वेजेस पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर, है ना, या कह लो कि कैजुअल वर्क पर उनको डेली वेजेस पे रख लेता है कि हायर एंड फायर, जब भी उनको वो ज़रूरत पड़ती है तो रख लेते हैं, तो रेगुलर वर्क उनको नहीं देते, एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल पाता इसकी वजह से। इसी की वजह से हमारे देश में कैजुअलाइजेशन बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कैजुअलाइजेशन में अर्बनाइजेशन का भी एक लेस अर्बनाइजेशन का भी एक हाथ है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर रूरल एरिया में लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में अर्बनाइजेशन कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक रीज़न मान सकते हैं हम। फीमेल का जो लो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसको भी मान सकते हैं, क्योंकि उनको भी काम नहीं मिल पाता रेगुलर, तो उन्हें भी जो है वेजेस पे काम करना पड़ता है, डेली वेजेस बन के। दूसरा हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है इनफॉर्मलाइजेशन। अब इनफॉर्मलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अनौपचारिकरण। अनौपचारिकरण, ठीक है जी। अब ये अनौपचारिकरण क्या होता है, जैसे हमारे जो दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब जैसे आप किसी छोटी मोटी दुकान पे काम कर रहे हो तो उसे बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर। उस कंपनी में काम कर रहे हो तो फॉर्मल सेक्टर। अब देखो फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें 10 से ज़्यादा लोग लगे हुए हों, है ना, 10 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयड लगे हुए हों, और उसे एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, और इसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं। अब हमारे देश में क्या हो रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। जब भी परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स, व्हेन परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स increases in informal sector, that is called, then it's called informalization। जब इसे परसेंटेज बढ़ता है हमारी वर्कफोर्स।
अब देखो हम इसमें देखते हैं फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है। पहला तो ये है कि ये ऑर्गेनाइज कहा जाता है और ये अनऑर्गेनाइज कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखो फॉर्मल सेक्टर में ना जो सोशल सिक्योरिटी होती है वो मिलती है। सोशल सिक्योरिटी जैसे मैंने अभी बताया था कि सोशल सिक्योरिटी में जैसे पेंशन्स हो गई, ग्रेच्युटी हो गई, प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब मिलता है। और इसमें वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम का फिक्स होता है, एक्स्ट्रा जो टाइम है ओवर टाइम जिसे बोलते हैं, ओवर टाइम का भी मिलता है ना। और ये सब कुछ इसमें फ़िक्स होता है सारी चीज़ें। और इसमें ये जो है ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। और इनके कई लेबर लॉज होते हैं, ये कहीं कहीं भी इसके लिए उससे प्रोटेक्ट होते हैं। ये लेस वल्नरेबल होते हैं, वल्नरेबल मतलब इनको जो है ज़्यादा वो नहीं होती मार्केट अनसर्टेन, जो मार्केट अनसर्टेनिटी के लिए, वल्नरेबल टू मार्केट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है। जबकि अब इसमें देख लेते हैं, इसमें इसका उल्टा बोलना है और कुछ नहीं। जैसे ये ऑर्गेनाइज है, इसमें सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसमें ट्रेड यूनियन नहीं बना पाते, इसमें लेबर लॉज से प्रोटेक्ट नहीं होते, नो प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट नहीं होते, है ना, नॉट प्रोटेक्टेड। और इसमें लेस वल्नरेबल, ये जो ज़्यादा है उसके लिए एक तरह से जोखिम होते हैं, या फिर इन्हें रिस्क ज़्यादा रहता है, मोर रिस्क, हाई रिस्क पर रहते हैं, है ना। तो ये बात सारी हमें समझ आ गई, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। और हमारे देश में फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है। अब देखो फॉर्मल सेक्टर जो है हमारे देश में, जो एक तरह से फॉर्मल सेक्टर है ना, रेगुलर वर्क प्रोवाइड करता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, डेली वेजेस पे आप मान लो काम कर रहे हो, महीना आपका ख़त्म हुआ जो है, अगर सीजन नहीं है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको फायर कर देगा, निकाल देगा। एम्प्लॉयर जो है फायर कर सकता है, निकाल सकता है नौकरी से, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है, एक तरह से इसकी वजह से जो इनफॉर्मलाइजेशन है, इसी की वजह से कैजुअलाइजेशन भी बढ़ता है इकोनॉमी में, इनफॉर्मल। अब देखो जो हमने सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया था, सोशलिस्ट पैटर्न हमने अपनाया था 1951 में, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर को है ना, फॉर्मल सेक्टर जो है डेवलप करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बट हुआ उल्टा, है ना। अब फॉर्मल सेक्टर डेवलप होना चाहिए था, बट आफ्टर 1991 ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे देश में जो है एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, उसकी तरफ हम मूव कर गए। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना, आप ये नहीं देख सकते कि भाई वर्कर को कहाँ मतलब आप उसको जॉब ही दोगे, गवर्नमेंट सेक्टर में दोगे, पब्लिक सेक्टर में दोगे, ये पब्लिक सेक्टर का तो नहीं है। पब्लिक सेक्टर में ही आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, इनफ नहीं दे पाओगे ना, तो आपको क्या है, जो वर्कर हैं उसको कहीं भी काम मिलेगा। अब हमारे देश में जो टोटल हमने पूरा ऊपर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था 473 मिलियन जो है वर्कर्स हैं, उसका 6% जो है ना, 6% वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर में है। और उसका 94% जितना भी बनता है वो मिलियन में, वो बनता है, वो हमारा किस में है, वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। और ये जो फॉर्मल सेक्टर में है 6% में 30 मिलियन लोग आ रहे हैं, ये 6% में कितने लोग आ गए, 30 मिलियन, ये 30 मिलियन यानी 300 लाख, 3 करोड़। तो इसमें 30 मिलियन में भी जो केवल 21% हैं वो फीमेल हैं, बाकी के क्या हैं, लगभग जितने भी बच रहे हैं 80%, 79% वो क्या हैं, वो मेल हैं। जबकि अगर इनफॉर्मल सेक्टर में देखें तो मेल का परसेंटेज इसमें ज़्यादा है, फीमेल का इसमें ज़्यादा है 31%, और 69 है इसमें मेल का। तो हमें दिख रहा है कि फ़ीमेल जो है वो फॉर्मल सेक्टर में कम है, उसमें जो ज़्यादा है इनफॉर्मल सेक्टर में परसेंटेज उनका। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप्स उठाती है, वो इनफॉर्मल सेक्टर को भी मॉडर्नाइज़ करने की तरफ मॉडर्नाइज़ करना चाह रही है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्टर कराया है, ताकि जिससे क्या हो, वर्कर्स को क्या मिले, वर्कर्स को मिले सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिले, उनकी जो है उनको जो है काम करने के आवर्स फिक्स हों, उनको पेंशन, वो ग्रेच्युटी या जो भी उनको मिलनी चाहिए वो मिले इसमें भी, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब आप खुद ही देखिए कि जिस कंट्री में 94%
473 मिलियन का, लगभग 440 मिलियन समथिंग हो गया है। 44 करोड़ लगभग लोग हमारे अभी भी इसमें इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसा हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ बताने वाली है कि जो इन्फॉर्मेशलाइजेशन जो होता है ना, इन्फॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री में ये जो इन्फॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ा है, इसकी वजह से पॉवर्टी भी होती है। क्योंकि जैसे इन्फॉर्मलाइजेशन वेक सेक्टर में कोई काम कर रहा है, अब उसको कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, तो पॉवर्टी भी इससे क्रिएट होगी। और जैसे एक एग्जांपल है कि अहमदाबाद में जो एक टेक्सटाइल मिल थी, एक टेक्सटाइल मिल थी, तो जब वो बंद हुई, क्लोज़ हुई, तो जो उसमें जो वर्कर्स थे उनकी फैमिलीज़ को कैजुअल वर्क ढूंढना पड़ा। और कैजुअल वर्क ढूंढने की वजह से उनको क्या हुआ, जब कैजुअल वर्क वो ढूंढने गए, तो यहाँ पर करते हैं तो कैजुअल वर्क ढूंढना पड़ा उनकी फैमिली को, उनको तो जिसकी वजह से उन्हें काम मिला या नहीं मिला, तो उनको काफ़ी वहाँ पर राइट्स भी हुए, दंगे हुए, और जो भी उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन फेस करनी पड़ी और पॉवर्टी भी उनको फेस करनी पड़ी। इसी से हमारा निकल कर आता है नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब कोई एलिजिबल हो और विलिंग हो बट डोंट गेट वर्क या डजंट गेट वर्क, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक, हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो व्यक्ति वर्क करने को तैयार नहीं है, नॉट विलिंग है ना, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, तो हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे, पहला है डिस्गाइज हमें पता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो प्रतीत होता है, बट एक्चुअल में वो कोई काम नहीं कर रहा होता। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। अब देखो ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि अनडिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ए पर्सन सीम्स टू बी वर्किंग बट इन एक्चुअल नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन ए फार्म। मतलब यह है कि जितने लोगों की ज़रूरत है, अगर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो क्या होगा? तो जो जैसे मान लो एक खेत है, उस पर जो है 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उस पर काम कर रहे हैं, मान लो उस पर 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 3 लोग हैं ये क्या होंगे? ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होंगे, छुपे हुए बेरोज़गार होंगे, क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत है नहीं। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में वो ज़ीरो है। इन्हें हटा भी लोगे तो जो आपका प्रोडक्शन है वो ज़ीरो, वो कुछ गिरेगा नहीं। ठीक है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ज़ीरो। ठीक, तो आपको समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर एक बात यह है कि जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना, हिडन बेरोजगारी, वो ज़्यादातर पाई जाती है फार्म्स में, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वहाँ पर फैमिली पूरी लगी होती है, लेकिन जितने लोग लगे ज़रूरत है उससे ज़्यादा लगे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। और ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही क्यों होती है? क्योंकि गाँव में लोगों के पास अदर जॉब्स, अदर वर्क नहीं होता, उनके पास इतनी एजुकेशन स्किल्स नहीं होती। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट्स। वो माइग्रेट नहीं कर पाती वुमेन, तो उन्हें वहीं काम करना पड़ता है जितना भी मिलता है। तो एक तरह से वो छिपे हुए बेरोज़गारी में कैसे ग्रसित होते हैं, और जिसकी वजह से उनकी पॉवर्टी, निर्धनता, गरीबी बढ़ती है। ठीक, एक चीज़ और है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा है वो कौन कौन रिलीज़ करता है? एक तो सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना, और नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस की जो रिपोर्ट्स होती हैं एम्प्लॉयमेंट पे, वो उससे हमें पता लगता है। और जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं पीरियोडिक, जो लेबर फोर्स सर्वे की, उससे हमें पता लगता है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग डेटा, ये जो है इनकी रिपोर्ट से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है। दूसरी हमें दे रखी है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब आपको वर्क रेगुलर ना मिले। रेगुलर ना मिले का मतलब है आपका वर्क जो है वो, जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल हो। जैसे अगर साल में आपको 4 से 5 महीने, 4 to 5 मंथ्स आपको काम मिल रहा है, बाकी के 6 to 7 मंथ्स जो है आपको क्या रहना पड़ रहा है? अनएम्प्लॉयड आप रह रहे हो, तो आपको सीजनल अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा। बेसिकली ये इस तरह की बेरोज़गारी कहाँ पाई जाती है? तो इस तरह की बेरोज़गारी पाई जाती है हमारे एग्रीकल्चर में। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर आप केवल वन क्रॉप अगर उगा रहे हो, तो आपको 6 to 7 मंथ्स आपको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ेगा। और अगर इसका रीज़न कहा जाए तो क्या होगा कि
हमारे जो किसान हैं या फिर हमारे जो एग्रीकल्चर के लोग हैं उनके पास अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, अदर जॉब्स नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके पास इतनी कैपिटल भी नहीं है, पूंजी नहीं है। तीसरी बात, उनके पास एजुकेशन और स्किल नहीं है, तो वो बाहर माइग्रेट नहीं करते, या फिर उनकी कोई मजबूरी या रीज़न होते हैं तो वो मोबिलिटी उनके नहीं कर पाते, मोबिलिटी उनके पास नहीं है, मतलब इधर उधर जाके कहीं और राज्य में या शहरों में रोज़गार ढूंढना। इसके बाद आता है हमारा कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला हमारा कारण क्या है हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो स्लो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये स्लो ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें। अब हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कम हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्या हुआ है, कम हुआ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हुआ है, क्यों? और हमारे जो लेबर है, लेबर फोर्स, वो ज़्यादा है। दूसरा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है पॉपुलेशन जो हमारे देश की बढ़ी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको रोज़गार के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं थी। तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है हमारे जो एग्रीकल्चर है एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, और ज़्यादातर लोग इसी में लगे हुए हैं। आज की डेट में भी हमारे 2017-18 के डेटा के हिसाब से हमारे 44% लोग किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। जब 44% लोग, या फिर हम यूँ कहें कि हमारे देश में 69% या 70% लोग आज भी शहर गाँव में रहते हैं, तो एग्रीकल्चर एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और वो उसमें लगे हुए हैं, तो सीजनली वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो ये भी एक रीज़न है। अब देखो हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो इतना, जो टेक्नोलॉजी भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं, अच्छी नहीं है। एग्रीकल्चर भी हमारा जो है वो अंडर डेवलप है वो, तो इसकी वजह से भी हमारा जो 4 से 5 महीने जो है बेरोज़गार रहते हैं और अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उनको। चौथा पॉइंट है हमारा नोट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, वीक इंडस्ट्रियल सेक्टर कह लो, कि हमारे देश में जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं हो पाया जो सबको जॉब दे पाता। पांचवा हमारा इसका रीज़न है कि हमारे पास जो लेबर है हमारे देश की, वो मोबिलिटी उसकी ऑफ लेबर जो है कम है, मतलब वो एक राज्य, मतलब उनको बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इधर से इधर दूसरी जगह काम करने में।